नमस्कार, टेन न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मैं आमतौर पे कोई अपनी बात की शुरुआत किसी शेर से करता हूँ। जब आज हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं तो क्यों नहीं हम एक ऐसे शायर से शुरुआत करें, ऐसे शायर के शेर से शुरुआत करें जो यकीनन जो है उर्दू अदब का बहुत बड़ा शायर रहा है। अल्लामा इकबाल को कौन नहीं जानता, उनका एक शेर है और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर हसीन अंसारी साहब ने उसी से सीख लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए अपनी ज़िंदगी में एक शुरुआत की हुई। तो अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो इस शेर से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और इसी से मैं समझता हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली के तौर पर उन्होंने अलीगढ़ से अपनी MBBS की पढ़ाई जो है 1988 में शुरुआत की और उससे पहले BSc वगैरह भी उन्होंने वहीं से किया। बरेली में वो आए और बरेली क्योंकि मिट्टी ऐसी है जहाँ पर वो अपने हीरे को खींच लाती है और हमें तो बचपन के दिन भी याद है जब हम उनका नाम सुनते थे। ये हमारी भी खुशकिस्मती है कि आज हम उनसे मिल पा रहे हैं और उनसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम बात करेंगे, जो मौसम का मिजाज है और इस वक्त वायरल फीवर और भी जो तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। उन्होंने MBBS और DCH किया और बरेली के इस टाइम सीनियर बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर आलिया अस्पताल जो कि सिटी स्टेशन के पास है, वहाँ पर वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो उनका ही अस्पताल है। यकीनन एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर इस मुकाम तक पहुँचना ये भी अपने आप में बड़ी बात होती है और इस तरह की शख्सियत जो कि सादा मिजाज भी रहती हैं, लगातार आगे बढ़ती रहती है, उनसे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। नौजवान पीढ़ी सीख सकती है और डॉक्टरी के से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर हसीन अंसारी साहब मौजूद हैं जिनसे हम तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है उसके बारे में भी जानेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उर्दू में कहूँ क्योंकि बरेली में हैं हम, उर्दू बोली जाती है, तारुफ तो आपका यही है। अगर कुछ इजाफा करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके बाद हम विषय पर आएंगे। वैसे तो आपने कर ही दिया सारा जी, तकरीबन सभी हो गया। बहुत हम तो बहुत ग्राउंड टू अर्थ वाली से आए हैं, समझ लीजिए। तो मेरे फादर का कोई वो तो था नहीं जैसे आजकल सबके होते हैं कि हॉस्पिटल बने हुए हैं उसमें अपने चलाना है। हम बिल्कुल लो मिडिल क्लास फैमिली से थे और मेरे फादर को पढ़ाने का बहुत शौक़ था कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे अपने। जी। तो ये हमारे फादर की टेलरिंग की दुकान थी, रेडियम टेलर के नाम से, इमरीट पैकेज के सामने। और अल्लाह ने बहुत नवाजा, उनको बहुत उरूज दिया, बहुत नाम दिया और उनकी दुआएं कि जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और उनका एक मन था कि मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊँगा। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी दुआएं हैं जो मेरे साथ रही और मैं इस मुकाम पे जहाज में बैठा हुआ हूँ। ये सब उन्हीं की देन है जी। ये उन्होंने ही, जब मैं हाई स्कूल में था, जगह खरीदी थी, तब से छोड़ रखी थी कि हम बनाएंगे। उधर आदमी सोचता क्या है कि क्या पता कौन क्या बनेगा, लेकिन उनका एक मकसद था कि हाँ हम ऐसा करेंगे। तो उनकी नीयत एक साफ़ थी। तो जब नीयत साफ़ होती है तो फिर वैसे ही अल्लाह ताला मुश्किलें आसान कर देता, मंजिल आसान हो जाती है। नीयत साफ मंजिल आसानी, यही बात कही जाती है और ये आप पे फिट बैठती है। तो ज़िंदगी का सफ़र तो यहीं से शुरुआत होती है और हम अपने सवालों का सिलसिला भी यहीं से शुरू करते हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके रहते हैं, जैसे आपने बताया। आप बरेली आए और बरेली में एक शुरुआत की। एक बड़ा दौर आपने बदलता हुआ देखा है, मेडिकल साइंस का भी, पढ़ाई लिखाई का भी और टेक्निक का भी। क्या बदलाव देखते हैं एज ए डॉक्टर, ख़ासतौर से बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर? मैं इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी कर लेता हूँ। बच्चे अपने दर्द को बयान नहीं कर पाते जी। उनको सिर्फ तजुर्बे से समझा जा सकता है। तो बच्चे जब दर्द नहीं बता सकते अपनी, कोई पेट में दर्द है या कहीं और दर्द है, तो कैसे समझ पाते हैं आप उनकी तकलीफ़ को? और वो तो फूल जैसे होते हैं। अब हम लोग को पढ़ाया इसी हिसाब से जाता, सिखाया जाता कि कैसे बच्चों को एग्जामिन करना है। तो एग्जामिनेशन से पता चल जाता। और फिर अब तो मुझे माशाल्लाह 25 सालें हो गई तो इतना तो अंदाज़ हो ही जाता कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसको। जी। ये चीज़ है। अच्छा, ये एक पूरा जो मेडिकल फील्ड का एक आपने कई पीढ़ियों के बीच काम किया। 25 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है। किस तरह का बदलाव देखते हैं टेक्निकल तौर पे, क्योंकि जांचों का दायरा बढ़ा है? टेक्निकल से मतलब क्या, मतलब जांचों के साथ? जी जी, जांचों से। नहीं, मैंने तो भाई साहब शुरू से अब तक 25 साल में बहुत कुछ देखा कि चेंजेस जो आई हैं इसके अंदर। एक तो प्रैक्टिस बड़ी अजीब सी हो गई है जी। जांचे का दायरा भी बढ़ चुका है। पहले कुछ लैब्स हुआ करती थी, अब लैब्स बहुत हो गई हैं। मरीज़ अपने आप से जांच करा के लेके आता है, वो डॉक्टर को इतनी अहमियत नहीं देता। पहले जांच करा लेता है, उसके दिमाग में डिफरेंट चीज़ें आती हैं कि पता नहीं कितना कमीशन डॉक्टर खा रहा है। एक जो कमीशन का जो सिस्टम शुरू हो गया है वो बहुत ख़राब हो गया है।
तो वो आपके पास जब आता है तो सारी जांचें कराता हुआ लेके आता है। तो इससे बड़ी दिक्कत होती है कि एक रेपुटेड लैब से करा के लाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती मुझे, भाई जो पैथोलॉजिस्ट है वो करे। आजकल इतने टेक्नीशियन और ये सब की जो लैब्स खोल लिए हैं उनसे वो करा के लाता है, तो फिर हम भी मजबूरी में उसको एक्सेप्ट करना पड़ती है। ज़्यादा कहो तो उसको लगता है कि डॉक्टर साहब को पता नहीं क्या इंटरेस्ट है जो मैं इसको मना कर रहा है। और बाकी लोगों के बिहेवियर में भी चेंज आया। जी जी। अब मैं इसी से आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। मौसम में एक अजीब सी सुगबुगाहट, ठंड की तरफ भी हम एक महीने बाद बढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है वायरल फीवर का दौर चल रहा है। मैं काफ़ी देर से देख ही रहा हूँ लगातार बुखार के मरीज आपके पास आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। क्या वजह मानते हैं, कहाँ पर कमी रह गई है, जिसको आप एडवाइस भी देना चाहें जो परिजन हैं उनके बच्चों को लेकर, और किस तरह से इलाज कर पा रहे हैं? नहीं, ये वायरल फीवर चल रहा है इस वक्त थोड़ा, जो हाई ग्रेड टेम्परेचर, गर्मी भी बहुत हो रही है, बरसात हुई नहीं है, एकदम से थोड़ा बहुत बरसात हुई, तो इस वक्त जो सीज़न चल रहा है, जो मौसम बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, वो फीवर हो रहा है और कई कई दिन तक बुखार नहीं उतर रहा है उनको, और उसके साथ साथ उनको डायरिया भी हो रहा है बच्चों को, किसी को लूज मोशन हो रहा है, किसी को उल्टियाँ हो रही हैं। तो इसमें यह है कि परिजनों को यह है कि परेशान ना हो, घबराए ना। आजकल एक माहौल कोविड का चला हुआ है कि कोविड होता है, लेकिन वायरल फीवर है, 4-5-6 दिन रहता है, ठीक हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, अगर तेज़ फीवर है और डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप कम से कम उसको पानी से पोंछ के उसको बुखार को उतारिए। और अगर लूज मोशन हो रहा है, बच्चा अगर उल्टी नहीं कर रहा है, तो आप उसको ORS घोल बना के दे सकते हैं। और ORS का घोल बनाना कितना सिंपल सा रहता है। पानी, 1 गिलास पानी, 200 ml पानी के अंदर 1 चुटकी नमक डालना होता है, 1 चम्मच शक्कर डालना होती है, जो घर का छोटा चम्मच होता है, और उसको घोल कम से कम पिलाते रहिए। उससे बच्चे के अंदर पानी की कमी नहीं होती। तो जब आप बच्चे को अस्पताल लेके जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो इतनी बुरी हालत नहीं होती है। वरना मैं यहाँ ऐसे मरीजों को देखता हूँ कि बिल्कुल उनका पानी निचुड़ चुका होता है, समझ लीजिए, वो फिर दिक्कत वाले हो जाते हैं। अमूमन बच्चों को मरना नहीं चाहिए डायरिया से, अगर कोई मरता तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जी। मैं डायरिया से जुड़ा हुआ थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। डायरिया के केस भी लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे बुखार में भी बढ़ रहे हैं, बुखार और डायरिया के दोनों के भी एक साथ आ रहे हैं। तो डायरिया होने की वजह इस मौसम में क्या ऐसी रहती है? क्योंकि मौसम तो गर्म तो है, लेकिन बरसात भी हो रही है। वायरल फीवर है, वायरल डायरिया भी हो रहा है। अच्छा, वायरल डायरिया का मतलब क्या हुआ? नहीं, वायरस से होता है। पहले कॉलरा हुआ करता था, कॉलरा तो नहीं है। अच्छा, हाँ, रोटा वायरस होता है, इसका कॉज वायरल, सबसे ज़्यादा कॉज रोटा वायरस का ही है जी, उसकी वजह से डायरिया हो जाता है। अच्छा, जो अब ये तो बीमारी की बात हुई और आपने एक एहतियात भी बताई साथ में। अब जो आजकल के टाइम में हमारे पास इलाज की जो सुविधा मुहैया हो गई है, उसमें किस तरह से आप कर पा रहे हैं, और क्या एडवाइस देना चाहते हैं जिससे वायरल फीवर और डायरिया दोनों से बचा जा सके? दोनों से बचा जा सके भाई, अगर बीमारी आनी है तो आएगी। उससे ये कि इनिशियल स्टेज में जैसे फीवर हो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं। जितनी जल्दी वो एक्शन ले लेंगे उतना ही बच्चे को आराम जल्दी मिल जाएगा। आपका कंडीशन नहीं बिगड़ेगी, कंडीशन बिगड़ती तभी बच्चा एडमिट होता है। अगर आपने शुरू में ही तुरंत उसको अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया तो फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं बच्चे। जी, अच्छा, क्या खून की कमी भी कोई है वजह, जो अक्सर उस तरह के केस भी आते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में। खून की कमी की वजह से बच्चों के अंदर हमारे अंदर इम्यूनिटी होती है, हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, उसी से सारा सिस्टम चल रहा है। अब जब खून नहीं है तो बच्चा कमज़ोर है, तो 10 बीमारियां उसको लग सकती हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि सूखा हो रहा है बच्चे को। अरे भाई, सूखा क्या है? सूखा रोग थोड़ी होता है, सूखा रोग बन जाता है बच्चे को। अगर आप ही खाना छोड़ दिए तो बच्चे आप भी सूखते चले जाएंगे। और जब एक बार सूख गए, आप कमज़ोर हो गए, कमज़ोर आदमी हर आदमी दबाता है। फिर तो वैसी बीमारियाँ कि 10 बीमारियाँ फिर उसको लग जाती हैं, ये दिक्कत है। अच्छा, 1-2 सवाल और रह गए। पेट की समस्या से जुड़े बच्चे बहुत सारे इस मौसम में आते हैं, क्योंकि खान पान इस तरह का हो गया है, और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए 8-10 साल का, तो बाहर की चीज़ें खाता है। जो बाहर की चीज़ें खाने का एक चलन हमारी सोसाइटी और माशरे में जो आ गया है, उनके लिए आप उनके परिजन को क्या कहना चाहते हैं? और बच्चे भी जो समझदार भी हैं लेकिन बाहर की फास्ट फूड और तमाम चीज़ें खा रहे हैं, जिससे पेट की समस्याएं बढ़ रही हैं, मैं चाहता हूँ उधर भी थोड़ा सा इसके ऊपर तो मेरा लेक्चर क्या समझ लिए, तकरीबन आधे मरीजों को मेरा टाइम इसी में ख़राब होता है उनको समझाने के लिए। एक तो सबसे पहले बहुत लड़ाई दिखाते हैं लोग कि बच्चे को बाहर की चीज़ दिखाएंगे,
बाहर का वो कुरकुरा खाएगा, मोमोज खाएगा, चाउमीन खाएगा, उसको ये पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सा तेल इस्तेमाल हुआ है, कौन सी चीज़ें डाली गई हैं। फास्ट फूड की तरफ बहुत जा रहे हैं और वही वजह है कि बच्चों के अंदर खूब पेट में दर्द, डायरिया, ये सब देखने को मिल रहा है। तो ये तो माँ बापों को चाहिए कि पैसा क्यों दे रहे हैं, माँ बाप पैसा ना दें उनको, बच्चों को समझाएं थोड़ा सा। ये तो आपने 5-10 साल के बच्चे की बात करी, यहाँ तो मैं 1-2 साल के बच्चों को देखता हूँ, तो पैसा दे रहे हैं ना, वो बच्चे को रोने नहीं देना चाहते कि बच्चा रो रहा है चलो बाहर की चीज़ दिला दिए। अगर हम समझा के भी भेज रहे हैं उसको, माँ बाप को, माँ समझा रही समझ रही है कि हाँ ये दिक्कत है, लेकिन घर के और अफराद हैं वो उसको ले जाते हैं। कोई नाना आ गया, कोई चाचा आ गया, अरे बच्चा रो रहा है, बाहर ले गया उसको, कुरकुरे का पैकेट थमाया, उनका सारा प्यार उसमें दिखता है। तो मेरा तो कहना ये कि प्यार दिखाइए, आधा घंटे बच्चे को खाना खिलाइए और उस वक्त कोई लड़क मत दिखाइए, सिर्फ खाना खिलाना है उसको, कैसे भी खाना खाएगा वो। बस अगर वो खाना खाना शुरू कर देगा, बच्चे की आदत पड़ जाएगी। बच्चों को हम खाना नहीं सिखाते हैं, बच्चों को चलना सिखा रहे हैं, बोलना सिखा रहे हैं, हंसना सिखा रहे हैं, सब कुछ करना सिखा रहे हैं, खाना नहीं सिखा रहे हैं। खाने में लड़ाई दिखा रहे हैं, जैसे ही खाना दिया उसने रोना शुरू कर दिया, उल्टी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। फिर कोई रिश्तेदार आ गया, कोई चाचा आ गया, दादा आ गया, वो बच्चे को ले गए। तो ये अमूमन शिकायत घर की मिलती है मुझे। माँ बाप, कुछ माएँ ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम तो खिलाना चाहते हैं लेकिन घर के लोग नहीं करना चाहते, बस रोना शुरू किया और बच्चे को ले गए। और यही वजह बनती है कुपोषण की, जो सूखा जिसको कहते हैं, ये सब यही वजह होती है। और उसकी वजह से खून भी कम हो जाता है बच्चे का। जब एक बार खून कम हो गया तो 10 तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं। डायरिया भी उसी का एक पार्ट है, निमोनिया भी उसका पार्ट है। जी, एक सवाल और आखिरी मैं कर लेना चाहता हूँ आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ। हम बचपन के दिन में बड़ी देसी चीज़ें खाया करते थे, चने खाया करते थे और तमाम चीज़ें, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो देसी चीज़ का जो चलन है उस तरफ लोगों को रुझान पैदा हो, किस तरह से फ़ायदा मिलता है छोटे बच्चों को और क्या एडवाइस उधर देना चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ कि आप बच्चे एनीमिक हो रहा है, बच्चे के अंदर खून नहीं है, घर का खाना बना के खिलाओ उसको, चने खिलाओ उसको, हरी सब्जी खिलाओ, पालक वाली चीज़ें खिलाओ और गुड़ खिलाया करो। गुड़ में भी आयरन होता है। तो देसी है, वो तो अच्छा काम करेगा, बशर्ते कि वो अच्छा होना चाहिए, मिलावटी चीज़ें नहीं होना चाहिए बस। जी, मैं अब एक सवाल आपकी ज़ाती ज़िंदगी से कर लेना चाहता हूँ। आपने ज़िंदगी में तमाम संघर्ष के बाद एक मुकाम हासिल किया, डॉक्टर बने और बच्चों के एक अच्छे डॉक्टर के रूप में बरेली में आपका नाम जाना जाता है। 25 साल तो एक लंबा अर्सा होता है, यानी एक पूरी पीढ़ी जो है जवान आपके सामने हुई है। इतनी मसरूफ़ लाइफ होती है एक डॉक्टर की, मैं भी देख रहा था, लगातार मरीजों का सिलसिला बना हुआ था। इतनी मसरूफ़ लाइफ में अपने मनोरंजन के लिए डॉक्टर हसीन अंसारी साहब क्या कर पाते हैं आज भी, क्योंकि ज़िंदगी का एक हिस्सा वो भी है, परिवार के साथ करते हैं। कुछ लोग मनोरंजन के लिए गाने सुनते हैं, कुछ लोग शायरी का शौक़ रखते हैं, सबके अलग अलग शौक़ होते हैं। आपका क्या शौक़? मैं गाने सुन लेता हूँ, मुझे गाने अच्छे लगते हैं, म्यूज़िक अच्छी लगती है, बस गा नहीं पाता हूँ। मुझे सुनने का बहुत शौक़ है और सबसे ज़्यादा मुझे घूमने का शौक़ है। जब मैं ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से चला जाता हूँ बाहर, कहीं लोकल में चले गए, अब कभी कभार बाहर एब्रॉड भी चले जाते हैं। तो मेरा बस वही शौक़ है घूमने का, जितना ज़्यादा मैं घूम लूँ। और जब मैं घूमने जाता हूँ फिर मैं अपना पीछे नहीं देखता हूँ कौन क्या कर रहा है, मुझे बस घूमना ही घूमना होता है 4 दिन 5 दिन। और अल्लाह का शुक्र है मैंने इस बीच में हज भी कर लिया इसीलिए। अच्छा। हाँ, 45 दिन में बाहर रहा तो मैं ये सोचता रहा कि कैसे अस्पताल चलेगा। अल्लाह का शुक्र है मेरे पीछे बहुत अच्छा चला, लोगों ने मैनेज किया और सब चलता है। बस आपकी नीयत अच्छी होना चाहिए और काम अच्छा करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। बस एक बात और मैं आपसे और चलते चलते पूछ लेना चाहता हूँ, नस्ल के लिए जो जनरेशन है, कुरान शरीफ में इकरा का जिक्र है, पहली आयत है, आप तो हज करके आए, इसी से जुड़ा सवाल है वरना मैं नहीं करता, आप हाजी भी हैं। इकरा का जिक्र है लेकिन इल्म में कहीं ना कहीं पीछे नज़र आती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, बहुत सारी और रिपोर्टें हैं, कहाँ पर कमी रह गई मुस्लिम समुदाय में? क्या मानते हैं खासतौर से फीमेल के अंदर? नहीं, अब फीमेल तो ज़्यादा पढ़ रही हैं अब आज के माहौल में कमी तो है। लोग मोहल्ले में सबसे ज़्यादा गुर्बत की बात है। जहाँ बच्चा बड़ा हुआ वहाँ का कहने को सरकारी स्कूल भी हैं, वहाँ फ्री में पढ़ाई हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। कुछ संस्थाएं हैं जो पैसा भी देती हैं कि भाई चलो बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी बन जाती है घर की कि घर में खाना कमाने वाला कोई नहीं है, पैसा कैसे आएगा। तो जहाँ जब बच्चा बड़ा हुआ उन्होंने उसको किसी काम पे लगा दिया। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे माशरे में ये है। अगर ये थोड़ा सा सुधार हो जाए, इसमें लोग सोचें, जो पेरेंट्स सोचें कि नहीं हमें पढ़ाना ज़रूरी है। और आज के माहौल में जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, इसमें सब कुछ सिर्फ पढ़ाई से ही हासिल हो सकता है और किसी चीज़ से हासिल नहीं हो सकता, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं।
डॉक्टर सियासत में बहुत जा रहे हैं, बरेली में एक अजीब सी फिजा बनी हुई है, आपको कुछ इरादा है सियासत की? सियासत मुझे आती ही नहीं है करना, मैं कर ही नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे तकलीफ़ होती है, मैं देखता हूँ कि क्या क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, बस। चलिए, मन नहीं है सियासत में जाने का, लेकिन मैं कभी जा भी नहीं सकता, ना मैं बोल पाता हूँ, ना मैं उस तरह का ओरेटर हूँ, क्योंकि आजकल की सियासत बहुत अजीब सी हो गई है। उसमें झूठ सच सभी कुछ बोलना है, आप क्या वादे करके आते हो क्या नहीं करते हो, तो सब चीज़ अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, अगर अच्छे लोग आएँ, लेकिन उसके लिए पूरा सिनेरियो बहुत चेंज होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि 2-4 लोग आ गए, हाँ ठीक है, अब 2-4 आ रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे और लोग भी आएँ, जी तो कुछ कौम के लिए सोचें बस। जी। चलिए, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, आपके पास जो भी केस आए वो ऊपर वाला कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचाए और आप जो हैं हिंदुस्तान के नौनिहालों को नई ज़िंदगी दे सकें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ठीक ठीक, थैंक यू। तो हमारे साथ थे डॉक्टर हसीन अंसारी साहब, जो कि पिछले 25 सालों से बरेली में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अलीगढ़ से पास आउट हैं, DCH उन्होंने किया, MBBS भी किया उससे पहले, और एक ज़मीनी स्तर से उठकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो बड़ी बात है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक किसी शायर ने कहा कि इल्म फ़न के चमन में गुलाब बन के रहो, इल्म फ़न के चमन में गुलाब बन के रहो, जवाब मिल ना सके लाजवाब बन के रहो। तो इंसान लाजवाब अपनी शख्सियत से, अपने इल्म से और अपनी पहचान के ज़रिए बन सकता है और वो समाज के लिए बेहतर कर सकता है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज़।